आप इस सदन के अभिभावक हैं, कस्टोडियन हैं, और आपको याद होगा जब हम लोग यहां पर आए थे पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए, तब भी मैंने कहा था उत्तर प्रदेश उस समय 22 करोड़ की आबादी का राज्य था, आज लगभग 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तब भी हमने कहा था कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य के लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बजट से काम नहीं चलेगा, हमारा बजट का दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन दायरा बढ़ाने से नहीं बढ़ सकता, हमारे पास उतने सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए, हमारा रेवेन्यू भी उतना होना चाहिए, राजस्व भी हमारा उतना होना चाहिए। और हमने अपना राजस्व भी बढ़ाया, बजट का दायरा भी बढ़ाया। हमारी सरकार जब अपने यानी इस अनुपूरक बजट के साथ यहां पर अंतिम अनुपूरक बजट इस सरकार का प्रस्तुत हो रहा है, यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है। 6 लाख करोड़ रुपए का इसलिए है, इस सबके बावजूद है कि कोरोना कालखंड में तमाम विपरीत परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था पर पड़े विपरीत असर के बावजूद भी हम 6 लाख करोड़ तक अपने बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए। एफआरबीएम की सीमा का हम अनुपालन कर रहे हैं। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ने हर एक राज्य के लिए जो सीमा निर्धारित की है, उस सीमा का पूरा पालन करते हुए राज्य सरकार ने इसे प्राप्त किया है। इस दौरान हम प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थी, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को लगभग दोगुना करने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर यही स्पीड रहती, पहले की सरकारें इसी स्पीड के साथ चलती, महोदय मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 के लिए हमेशा नंबर 1 के साथ देश के अंदर अग्रणी भूमिका के साथ होता है। हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, यहां की पिछली सरकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का माफियाकरण नहीं किया होता, सत्ता को वंशवाद और परिवारवाद के सामने गिरवी नहीं रखा होता, सत्ता भाई भतीजेवाद की भेंट नहीं चढ़ी होती, तो ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने का हकदार था, और यह हक उसको मिलना ही चाहिए। और नंबर 1 का उत्तर प्रदेश, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चले थे, और उसमें कई क्षेत्रों में सरकार के सामूहिक प्रयास के कारण हमें सफलता भी प्राप्त हुई। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। मिशन शक्ति के अंदर 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी, वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। अभी मुझे पिछले दिनों किराना जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं किराना गया था। आखिर ये किराना किसकी देन थी? किराना से पलायन क्यों हुआ था? कांधला से पलायन क्यों हो रहा था? और मैं एक ऐसे परिवार के पास गया था जो परिवार पहले पलायन किया था, फिर वापस आया 2017 के बाद। तो वहां पर कुछ बेटियां मुझे मिली, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्कूल जाती हैं? उन्होंने कहा हां। मैंने कहा स्कूल जाने में भय तो नहीं लगता है? कहा साहब अब भय कैसे लगेगा, अब तो हमारी अपनी सरकार आ गई है जो सुरक्षा प्रदान कर रही है। और वास्तव में ये प्रदेश की हर माता, हर बहन और हर बेटी का आशीर्वाद इस सरकार को मिला है इस मामले में, और वह सम्मान इस रूप में मिला है, वह आशीर्वाद इस रूप में मिला है क्योंकि सुरक्षा का बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने उनको दिया है। आपने देखा होगा एक माफिया वहां घूम रहा था और वह माफिया जमानत करा के आया था, बाद में अपनी जमानत तोड़ करके अंदर फिर चला गया।
ये होती है सरकार की धमक। इसी को कहते हैं धमक, क्योंकि ये माफिया बहुत सारे लोगों के शागिर्द हैं। बुरा लगता है लोगों को जब माफिया वध करते हैं, जिन माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर तो बहुत सारे लोगों को पीड़ा होने लगती है। ये सब क्यों हो रहा है? यानी किसान आत्महत्या करे तो पीड़ा नहीं, गरीब भूख से मरे तो पीड़ा नहीं। जब लोग इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मस्तिष्क ज्वर से मरते थे बच्चे, तब पिछली सरकारों में पीड़ा नहीं होती थी। जब बालिकाओं की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ होता था तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। जब आस्था के साथ प्रदेश के अंदर खिलवाड़ होता था तब पीड़ा नहीं होती थी। पीड़ा कब होती है? जब माफिया की छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। और ये रोकनाहट आज कभी कभी उनकी उजागर भी होती है। आज देख रहे होंगे सभी माफिया प्रवृत्ति के तत्वों में एक होड़ सी लगी है फिर एक राजनीतिक दल के पास जाने की, और हम लोगों को प्रसन्नता है कि ये माफिया ही इनकी कब्र खोद देंगे तो अच्छी बात है, जनता को फुर्सत ही नहीं मिलेगी कुछ करने। लेकिन सरकार कोई भी हो महोदय, उसको अपने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पहले छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ भी अन्याय होता था, और किस प्रकार से उनके साथ होता था। आ रहा हूं मैं भैया, उस पे भी चिंता मत करो, आ रहा हूं उस पे भी। महोदय, पिछली सरकार में 12 से 17 के बीच में कुल 76 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति दी गई, और इसमें भी ये 76 लाख स्कॉलरशिप वह है जो हम लोगों ने SC ST के छात्रों को 2016 की रोक दी गई थी पिछली सरकार के द्वारा। मार्च 17 में जब हम लोग आए तब हम लोगों ने वो राशि रिलीज करवाई थी कि भाई ये छात्रों की कौन गलती है। ये अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं। मनोहर, ये लोक सेवा आयोग के जो एक अध्यक्ष थे उनका तो इतिहास और भूगोल हाई कोर्ट ने भी लिखा है। वो क्यों भूल गए भाई? और इस समय हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष समय एक तो सहूर होना चाहिए कि नेता सदन बोल रहे हैं तो बगल के मंत्री को खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही चीज में महारत हासिल की है, वो केवल झूठ, हर बात झूठ। अगर एक भी सही बात हो जाए, आइए होड़ लगा लीजिए हमसे। आज चलने दीजिए। सारा काम पिछली सरकार का हमने इतना बढ़ा दिया। अरे हर सरकार आती है तो बढ़ाती है, आपको नया काम कर दिए। कोई नया काम किया हो तो बता दीजिए। अब आपका भी पूछा था, आज पूछ रहा हूं आपकी बात है। कोई एक काम अपने बजट के पैसे से लखनऊ में निर्माण किए हो बता दीजिए। देखिए, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने रहते अपने पुत्रों को और अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं सक्रिय होने दिया था। परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी। आप चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, कोई हमें इसमें संदेह नहीं। राजनीति में उन्होंने कुछ मानक गढ़े थे। आज चंद्रशेखर जी के पुत्र हमारे साथ में हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए आचार्य रजनी से बहुत अच्छे आधुनिक चर्चित दार्शनिक थे। उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवाद जो नया समाजवाद है, उन्होंने कहा था समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है।
के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड हैं। बहुरूपिया ब्रांड, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद। अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। समाजवाद समता, समृद्धि, कुशलता और अमीर गमीर में खाई कम करने की नीति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल पूंजीवाद की है और हमारी लड़ाई सर्वदा पूंजीवाद से है। और इसलिए जब तक समाजवाद, जब तक इस धरती पर भूख, प्यास, गरीबी, बेबसी, लाचारी रहेगी, समाजवाद इस दुनिया में चलता रहेगा। और महोदय, इसीलिए हम लोगों ने तो पहले कहा, इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम राज्य की राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। हमने जो कहा था सो करके दिखाया। हम गरीब विरोधी हैं या हितैषी हैं, यह हमारा कार्य बताता है। 43 लाख गरीबों का मकान समाजवादी पार्टी के 4 काल में क्यों नहीं बने? 2 करोड़ 94 लाख परिवारों को विद्युत के कनेक्शन ये पिछली सरकारों के कालखंड में क्यों नहीं मिले? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय पिछली सरकार के समय क्यों नहीं मिल पाए? प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पिछली सरकारों के समय क्यों नहीं मिल पाया? 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़क कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई या जहाज की यात्रा कर सकता है, यह कल्पना पिछली सरकारों ने अपने लिए सफाई महोत्सव मनाना हो तो महोदय इंग्लैंड से एक स्पेशल मंगाया जाता था। बग्गी मंगाई जाती थी, लेकिन एक गरीब अगर हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल पहनने वाला मोदी जी इसको साकार कर रहे हैं तो इनको बुरा लगता है। तो यही बहुरूपिया ब्रांड है ये। इसलिए हमें इसके लिए बताना नहीं, हमने तो जनता को जनार्दन माना है, हमने तो उसको हमेशा सिर आंखों पर बिठाया है। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को कभी? पहली बार देश देख रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री को केवल एक चिंता है और वह एक धर्म के साथ जीते हैं, वह राष्ट्र धर्म है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जो कहा सो करके दिखाया। गरीब के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2021 के बीच में चलाई हैं, मैं कहता हूं 1947 से लेकर 2014 के बीच में इन सभी सरकारों का वो जोड़ दिया जाए, अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके, तो मैं मानता हूं तब भी अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके
तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पलड़ा भारी होता है सभी विपक्षी दलों की सरकारों के कार्यकाल पर। ये गरीब कल्याणकारी योजना है, आवास योजना का हो, गरीब का हो, गांव का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, युवाओं का हो, किसी का भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, वैश्विक स्तर पर सम्मान का हो। पहले लोग, अब सभी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं। 2019 के पहले, 2019 के पहले यानी 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो होना यह चाहिए था प्रधानमंत्री देश का होता है। सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए थी, अभिनंदन करना चाहिए था कि भारत के अंदर गुलामी के एक कलंक को मिटाने के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है जो राष्ट्र मंदिर का प्रतीक होगा। स्वागत नहीं कर सकते अच्छा कार्य का, ये स्वागत किस काम का करते हैं? यानी इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएंगे तो इनको लगता है कि जैसे न जाने इनको कितने यानी कि स्वर्ग की होरियां मिल गई इनको सब। इनके लिए माफिया ही वही है, सब कुछ वही है। राम मंदिर पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जब हिंदू आस्था उमंग लेती है तो ये भी कहते हैं राम तो हमारे भी हैं, हम भी जाएंगे। अब काशी विश्वनाथ धाम, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, कौन ऐसा भारतीय है जो अपने जीवन में एक बार काशी नहीं आना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा? अगर सच्चा भारतीय है, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं मां गंगा में स्नान जरूर करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं संगम में जाकर स्नान करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है कि मैं काशी जरूर जाऊं। काशी बाबा विश्वनाथ का धाम, किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता के द्वारा वहां पर हमारी आस्था पर प्रहार किया गया था। स्वतंत्र भारत को चाहिए था कि सरदार पटेल जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसका परिमार्जन करते, नहीं किया गया। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को राष्ट्र को अच्छा नहीं लगता, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। स्वागत होना चाहिए था, स्वागत होना चाहिए था, इनको ये भी अच्छा नहीं लगता है। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए लोग यदुवंश के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को बैन करते हैं। इसलिए सरकारों ने बैन कर दिया था। हम लोग आए, अरे हमने कहा जन्माष्टमी थानों में और जेलों में नहीं मनाई जाएगी तो कहां मनाई जाएगी? मनाओ सभी थानों में जन्माष्टमी का आयोजन होने चाहिए, बहुत भव्यता के साथ। लेकिन इन लोगों ने बैन कर दिया था, ये लोग बैन कर दिए थे। इनको कोई फुर्सत, यानी इनको आस्था का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, और आतंकवादियों को रिहा करना भी ये अपने लिए गौरव की बात मानते थे। लेकिन उसके ठीक विपरीत आस्था का सम्मान करना और आतंकवादियों को ठिकाना लगाना, ये हमारे लिए गौरव की बात होती है। बस यही अंतर है, फर्क साफ है, और ये फर्क साफ है आपके भी दिमाग में आ गया होगा। फर्क साफ है, उज्ज्वल रमण जी समझ जाइए, समझ जाइए। आप कम से कम नितिन जी से कुछ तो प्रेरणा लीजिए। देखिए, जिनकी उम्र हो गई है उनको छोड़ दीजिए, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके पास जज्बा है, कार्य करने का जज्बा है, अपमान के खिलाफ लड़ने का एक जज्बा है, आस्था का समर, प्रयागराज में तो हमारी संगम नगरी है, आना चाहिए लोगों को, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा तिलांजलि देनी चाहिए।